उर्दू पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। पुलिस ने दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10 बांग्लादेशियों को लिया हिरासत में। गैर मुल्की इलाकाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से शुरू कर दी गई मुल्क बदरी की कार्रवाई। हैदराबाद में बीजेपी कारकुनों का एहतजाज। रियासती हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करके उन्हें वापस भेजने का मुतालबा। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हुई ये मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलमनाक हादसा। गहरी खाई में गिरा फौज का ट्रक, 3 फौजियों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, फौज और मकामी लोगों ने की बचाव कार्रवाई। और वजीर आजम मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअल तौर पर करेंगे इफ्तिताह। बिहार में पहली बार खेलों का किया जा रहा है इनेकाद। नौजवान खिलाड़ी 15 मई तक अपनी सलाहियतों का करेंगे मुजाहरा। खबरें अब तफसील से। दारुल हुकूमत दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 मुख्तलिफ इलाकों से 10 गैर कानूनी बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इस सिलसिले में दिल्ली की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बगैर कानूनी दस्तावेजात के शहर में रहने वाली 6 बांग्लादेशी खवातीन को हिरासत में लिया। इसके बाद दिल्ली में कायम फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से मुल्क बदरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये खवातीन पुलिस के चंगुल से बचने के लिए दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर रह रही थीं। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के फॉरेन सेल ने कार्रवाई करते हुए 4 गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिक वतन को गिरफ्तार किया। मामले की छानबीन करने पर पता चला कि गिरफ्तार बांग्लादेशी शहरी ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते और ख्वाजा सरा जाहिर करते हुए दीगर सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। उनके पास से ममनुआ IMO ऐप के साथ इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिन्हें बांग्लादेश में उनके अहल खाना से रब्ते के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इन अफराद ने इतराफ़ किया कि वो एजेंटों की मदद से सरहद से गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए और ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंचे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मुलाकात की। और इस बीच पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मंढेर, नौशहरा, सुंदरबन और अखनौर के आसपास के इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बगैर किसी इश्ताल अंगेजी के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय फौज ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैन-अल-अक़वामी सरहद पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ज़राए के मुताबिक BSF ने श्रीगंगानगर इलाके में एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके इरादों को पता चल सके। मालूमात के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब पाकिस्तानी रेंजर गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ज़राए के मुताबिक
बीएसएफ के जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे कि उन्हें मुश्तरबा सरगर्मी नजर आई। चौकस फौजियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। वाक़े के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बीएसएफ ने चौकस रहने की हिदायत जारी की है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर रोका जा सके। मकामी इंतजामिया और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। हैदराबाद में बीजेपी कारकुनों ने पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करके उन्हें वापस भेजे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने दहशतगर्दी को फरोग देने पर पाकिस्तान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ था और मासूम सयाहों को उनके अहल खाना के सामने मारा गया और इसकी सरपरस्ती पाकिस्तान ने की थी। उन्हें मुतासरा ख़ानदानों और मुल्क के आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म मोदी खुद कह चुके हैं कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं को ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकेंगे। जिस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ, इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसाए पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में अब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जद में आ गए हैं। भारत में दोनों के एक्स अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के 13वें दिन आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग लाल चौक पर जमा हो रहे हैं और इस दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों की रूह के सुकून के लिए पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही एक ग्रुप गुजरात की सूरत से आया था जिसने पूजा की और हलाक होने वालों की रूह के सुकून के लिए दुआ की। हमारे नामानिगार अश्विनी मिश्रा ने उनसे बात की। पहलगाम आतंकवादी हमले के 13 दिन बीत चुके हैं। लाल चौक पर लोगों ने इस आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, तो आज 13वें दिन लाल चौक पर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया, पूजन किया गया। सूरत से आए हुए शिव ओम मिश्रा हैं, आपने यहाँ पर क्या कुछ अनुष्ठान किए, क्या कुछ पूजा अर्चना की, क्या कार्यक्रम किए? आज जम्मू कश्मीर के हार्ट लाल चौक पर हम सब ने मिल कर के 22 अप्रैल को पहलगाम वाइसराय घाटी के अंदर हुए आतंकी हमले में शहीद 28 से अधिक हिंदू आत्माओं की शांति के लिए त्रयोदशी संस्कार यानी कि 13वीं संस्कार जो हमारे सनातन संस्कृति का एक विशेष महत्व है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर त्रयोदशी संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कश्मीर में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर एक क्षेत्र के लोगों ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसकी निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि 28 की जगह 2800 मारेंगे तब इनकी आत्माओं को विशेष शांति मिलेगी। और आज यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित करके हम संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं, हमारे परिवार का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर से टूटे, कश्मीरी लोगों से टूटे और वो हमेशा से कश्मीरियों के प्रति भारत को या हम सब लोगों को अलग करने का प्रयास करता है। परंतु भारत सरकार इसे टूरिज़्म इंडस्ट्री बना करके और मजबूत बनाना चाहती है और यही फ़र्क हम में और पाकिस्तान के अंदर है। शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा पाठ करने आए और एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ आके कि यहाँ पे एक अमन बना रहे। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आइए, यहाँ के ट्रैवल टूरिज़्म को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के लोगों का जो आप सब एक कमाई का जरिया है वो प्लीज़ बने रहिए। यही खाली एक संदेश है कि यहाँ पर जो भी मृत आत्मा है उनकी आत्मा की शांति हो और कश्मीर फिर से सुखमय, स्वच्छ और हमेशा टूरिस्ट से भरा, क्योंकि परेशानी सबके लिए है। तो ये यहाँ से एक वो किया गया आह्वान कि अब यहाँ कभी ऐसी जघन्य हत्या या कोई भी आतंकवादी गतिविधि न हो। आप देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना किया गया और निश्चित तौर से निर्णायक रूप से जब आतंकवाद पर प्रहार होगा
तो पूरे देश को इसमें शांति मिलेगी। और कामना सबकी ये है कि कश्मीर में शांति रहे, देश में शांति रहे, और सीमा के चाहे पार हो या फिर सीमा के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाल चौक, श्रीनगर। एक अफसोसनाक हादसे में जम्मू कश्मीर के रामबन में बैटरी चश्मे में फौज का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 फौजी हलाक हो गए। पुलिस, एसडीआरएफ, फौज और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई की। मरने वालों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। काबिल जिक्र है कि ट्रक एक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर तनाज़े में है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान भगवान राम को एक पुरानी किरदार कहा, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर सख्त हमला किया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राहुल गांधी पर सख्त हमला करते हुए इस बयान को हिंदू जज्बात की तौहीन करार दिया और कांग्रेस पार्टी पर हिंदू मुखालिफ ज़हनियत रखने का इल्ज़ाम आयद किया। राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने, वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मुनक़िदा आर्किटेक्ट सर्कल इंडिया फोरम 2025 से खिताब किया। यूरोप भारत शराकतदारी पर उन्होंने कहा कि यूरोप ने आज की दुनिया की हकीकत के साथ हम आहंगी नहीं रखी है। हम शराकतदारों की तलाश करते हैं, मशवरा देने वालों को नहीं। We are going to see, in a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So, we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. डॉक्टर एस जयशंकर ने फोरम में नॉर्डिक ममालिक के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में तफसील से बात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे पास 25 यूनिवर्सिटियां हैं जो फ़ाल तौर पर आर्किटेक्ट पर तहक़ीक़ और शराकतदारी कर रही हैं। ये नॉर्डिक ममालिक के साथ हमारी बहुत गहरी शराकतदारी की वजह से ही है। Different range of partners in different domains, and one very important domain is resources. So that is why Russia and Australia, Brazil and Indonesia, Africa, these are important for us. We have about 25 universities actively connected with research or some kind of policy making on the Arctic. It is one of the drivers of our intensive engagement with the Nordics. अगली खबर, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने संस्कृत को भारत की बेशतर ज़बानों की माँ करार दिया है। उन्होंने संस्कृत के फ़रोग़ के काम को न सिर्फ संस्कृत के फ़रोग़ के साथ जोड़ा, बल्कि ये भी कहा कि ये मुल्क की तरक्की से जुड़ा हुआ है। हज़ारों सालों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो गौर व फ़िक्र किया जा रहा है वो संस्कृत की रूह में ही मौजूद है। भारत के अधिकतर भाषाओं की माँ संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी, और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है,
भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। अनेक विषयों में हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर यहां पर रखा गया है। और इंडिया नेपाल के सरहदी इलाके में गैरकानूनी तौर पर चलने वाले गैर तस्लीम शुदा मदारिस के खिलाफ इंतजामिया मुसलसल कार्रवाई कर रही है। महाराजगंज जिले के सरहदी इलाके से 15 किलोमीटर के दायरे में वाक़ई गैरकानूनी मदारिस की निशानदही की गई। इंतजामिया ने अब तक 11 मदरसों को नोटिस भेजकर उन्हें बंद करने का अमल शुरू कर दिया है। अक़लियती महकमे के हुक्काम का कहना है कि इन मदारिस के मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि वहाँ तालीम की सतह अच्छी नहीं है। ऐसे में इन मदारिस को बंद करने की हिदायत दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में हैं। उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहाँ नहीं पाई गई। न तो सैंपट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से आज़मीन हज के पहले दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुसाफिरों से बातचीत की और उनके महफूज सफ़र की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने तमाम आज़मीन को महफूज सफ़र रूहानी तौर पर हज की तकमील की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से इस साल 3622 आज़मीन हज रवाना होंगे। इनमें से तकरीबन 3132 मुसाफिर 4 से 15 मई 2025 के दरमियान श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से चलाई जाने वाली 11 ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। लद्दाख से 242 मुसाफिर हज अदा करेंगे। सऊदी अरब के जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम आज़मीन हज का इस्तकबाल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हज के कामयाब इनेकाद में ताउन करने वाले तमाम महकमों, एजेंसियों और एहलकारों के ताउन को सराहा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और सिविल और पुलिस इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज यूजी नीट इम्तहान 2025 का इनेकाद किया गया। इम्तहान का इत्माम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के ज़रिए किया गया। इस बार 22,70,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। नीट इम्तहान के लिए 500 से ज़्यादा शहरों में 5,453 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। गुज़िश्ता साल नीट UT इम्तहान में बेज़ाब्तियों की शिकायत के बाद NTA ने इस बार सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बनाए गए हैं। इन मराकज़ की 3 सतह पर निगरानी की गई। ज़िला, रियासती और मरकज़ी सतह पर सवालिया पर्चे और OMR शीट्स पुलिस की हिफाजत के ज़रिए इम्तहानी मराकज़ में पहुँचाए गए और हर इम्तहानी मरकज़ के मुआयने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। इम्तहान से पहले, दरमियान में या बाद में किसी भी किस्म की गलत सरगर्मियों में मुलव्विस उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदउनवानी के मुर्तकिब उम्मीदवारों को 3 साल तक NTA के ज़रिए मुनक़िद इम्तहानात में शिरकत से रोका जा सकता है। इसके अलावा उनके खिलाफ अवामी इम्तहानात नामुनासिब ज़राए की रोकथाम एक्ट 2024 के तहत मुजरिमाना कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इम्तहान के सिलसिले में तलबा में काफ़ी एतमाद नज़र आया। कुछ तलबा मायूस भी नज़र आए। जो भी बढ़िया तैयारी है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी पेपर में आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जो भी घबराना नहीं है पेपर देख करके अपना फुल बेस्ट देना है। बाकी तो होता रहता है जो भी हो। तैयारी बहुत अच्छी है इस बार की, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बार के लिए। तो कैसी आपकी तैयारी एग्जाम की? अच्छी है, 70-80% तो है। मेरी तो परफेक्ट तैयारी है। इस बार का पैटर्न थोड़ा हार्ड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता था क्वेश्चन से, इस बार थोड़ा टाइम कम, तो कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा बढ़ेगा ज़्यादा। अभी थोड़ी नर्वसनेस है बट कॉन्फिडेंस भी है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा करके। कंपटीशन हाई रहेगा? कंपटीशन तो हमेशा हर साल हाई रहता है। आपको अपने सेल्फ बिलीव होनी चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे है। आपका कंपटीशन आप खुद ही रहते हो हमेशा। नर्वसनेस तो है। कंपटीशन रहेगा? हाँ।
और मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में मुनक़िदा वन नेशन वन इलेक्शन क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लिया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि नोएडा बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। यहाँ के लोग वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आवाम का मुतालबा है कि लोकसभा और राज्यसभा के इंतखाबात एक साथ कराने के लिए आइन में तरमीम की जाए। नोएडा दौड़ रहा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके चुनाव एक साथ करवाओ। और अब बात करेंगे वेव समिट की। मुंबई में जारी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का आज अख्ताम हुआ। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा वेव्स में कई सेशंस, पैनल, मुबाहिसे वगैरह शामिल थे। 1 मई से शुरू होने वाली इस समिट में मुल्क और दुनिया की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। वेव्स 2025 ने इनोवेटिव एजुकेट हैंडल्स डिवाइसेस इनोवेटिव टू एजुकेट हैंडल्स डिवाइस में एक से एक बढ़कर इनोवेशन देखने को मिला। इस दौरान हमारे नुमाइंदों ने मुकाबला जीतने वालों से ख़ास बातचीत भी की। हम यहाँ वेव समिट पे चौथे और आखिरी दिन पर हैं और कई सारे अमेजिंग टैलेंट जो हैं वो सामने आए हुए हैं। ऐसा ही एक चैम्पियनशिप था इनोवेट टू एडुकेट, जिसमें बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं, हैंडल डिवाइसेस, जो डी एडिक्शन के लिए खास करके जाना जाता है और साथ ही लर्निंग के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने क्या क्रिएट किया है, क्या है आपकी कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस कैसा रहा समिट में? हमने एक एडुस्पार्क नाम का डिवाइस बनाया है जो कि बच्चों को उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, लाइक बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, पैटर्न रिकग्निशन, मेमोरी रिटेंशन। और इसके अंदर हमने बहुत सारे इंटरैक्टिव गेम्स डाले हैं जिससे कि वो एंगेजिंग बने। हमने एक एलईडी डिवाइस बनाना है जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे और बच्चा यहाँ पे फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज भी कर सकता है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, अलग अलग तरीक़ों से क्या इफेक्ट आएगा। अब ये हमारा डिवाइस रहेगा एलईडी स्क्रीन पर, ओलेड स्क्रीन पर, जिससे कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हट जाएगा। हमारे लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी थी बिकॉज़ इसका कोई भी हमारे पास प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है इंडिया में एंड और वर्ल्ड में भी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसको देखकर इसका इनोवेशन किया जा सके या इसको रिप्लिकेट किया जा सके। सो ये एक लीप सा नया इनोवेट टू एजुकेट हमारे लिए एक चैलेंज था जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये 1800 प्लस रजिस्ट्रेशन के बाद 8 टीमें यहाँ खड़ी हैं हमारे सामने, जिनके यूनिक प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग को एड्रेस कर रही है, अलग अलग कंसर्न को एड्रेस कर रही है हमारी कंट्री। इनोवेट टू एडुकेट जो चैलेंज है, जैसा मैम बता भी रही थी, वो उसे एड्रेस भी कर रहा है, साथ ही क्रिएटिविटी को भी सामने ला रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। उत्तराखंड के 4 मुक़द्दस मकामात में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह 6 बजे वैदिक मंत्र और रसूमात के साथ अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने बाबा बद्रीनाथ के नारों के साथ इस शानदार लम्हे का मुशाहिदा किया। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का मस्कन समझा जाता है। ये भी माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 महीने सोते रहते हैं और 6 महीने बेदार रहते हैं और तख्लीक़ की जिम्मेदारी संभालते हैं। भारत ने दिफाई शोबे में एक और अहम संग मील हासिल किया है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला फ़्लाइट टेस्ट कामयाबी के साथ किया है। ये फ़्लाइट टेस्ट मध्य प्रदेश की शिवपुर टेस्ट साइट से किया गया था। इसे फ़ौज की निगरानी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे दुनिया के बहुत कम ममालिक ने यह कारनामा अंजाम दिया है। आगरा में वाक़े एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए तैयार करदा इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को तकरीबन 17 किलोमीटर की बुलंदी पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। ऑन बोर्ड सेंसर से डेटा हासिल किया गया था। इसका इस्तेमाल मुस्तकबिल की ऊंचाई वाले हवाई जहाज़ की परवाज़ों के लिए आला मेयार के सिमुलेशन मॉडल तैयार करने के लिए किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहले कामयाब फ़्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम भारत के मुशाहिदे, इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी की सलाहियतों में इजाफ़ा करेगा, जिससे भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी देसी सलाहियतें मौजूद हैं।
बात करेंगे मौसम की। मुल्क की कई रियासतों में मौसम मुसलसल बदल रहा है। इस वक्त कई रियासतों में औसत से तेज़ बारिश हो रही है। शुमाली भारत में आज तूफ़ान और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मिट्टी का तूफ़ान और हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल महकमा मौसमियात ने 6 मई तक मशरक़ी और वस्ती भारत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं और बारिश की पेशनगोई की है। साथ ही शुमाली मगरबी भारत में 7 मई तक गरज चमक के साथ मिट्टी के तूफ़ान और बारिश का भी इम्कान है, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। यहाँ उड़ीसा में भी ज़्यादाबारी और तेज़ बारिश का अलर्ट है। इसके साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। जबकि जनूबी भारत की रियासतों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मुल्हिका इलाकों ने आइंदा 7 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एंथोनी अल्बनीज़ को उनकी ज़बरदस्त जीत और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा, एंथोनी अल्बनीज़ को उनकी शानदार जीत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के तौर पर दोबारा इंतखाब पर मुबारकबाद। ये मजबूत मैंडेट ऑस्ट्रेलियाई अवाम की आपकी क़यादत पर पायदार एतमाद की अक्कासी करता है। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया जामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने और हिंद बहरुल काहिल ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। बात करेंगे खेलों की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन, जो ज़मीनी सतह पर नौजवान टैलेंट को पहचानने और उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर परखने का प्लेटफॉर्म है, आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल पैगाम के ज़रिए इन गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। ये गेम्स 15 मई तक जारी रहेंगे। ये पहला मौका है जब बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनेकाद किया जाएगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।